गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। लास्ट दो लेक्चर के अंदर हमने अपने फर्स्ट पेपर का इंट्रोडक्शन और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फाइव किंगडम स्कीम पंच जगत परिकल्पना को हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था। और आगे अब हम करने जा रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं जंतुओं के वर्गीकरण का आधार। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने थोड़ा सा कल उसकी चार पांच पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था कि किस बेसिस के ऊपर, किन चीज़ों के ऊपर, किन लक्षणों के ऊपर हम जंतुओं को बांट क्यों रहे हैं। क्योंकि अगर जब तक हम उनकी क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, उनका वर्गीकरण नहीं करेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस किस प्रकार का या टाइप का जो एनिमल है, जो जंतु है, जीव है, वो हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है, हमारी पृथ्वी के ऊपर है। तो उसे अगर हमें पहचानना है, जानना है, उसके बारे में स्टडी करनी है, तो उसे क्लासीफाई तो करना पड़ेगा, राइट। जैसे आपके घर में इतने सारे कपड़े होते हैं आपकी पूरी फैमिली मेम्बर्स के, तो आपको पता ही नहीं कि मेरा वाला कपड़ा कहाँ है, या मेरी मम्मी का कहाँ है, या मेरे पेरेंट किसी और का कहाँ। तो हमें उन्हें पूरे घर में पहले उन्हें क्लासीफाई करना पड़ेगा, उन्हें ढंग से रखना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा कि बच्चों के, बड़ों के, बूढ़ों के किन की चीज़ें कहाँ हैं। तो जब तक उनका आप क्लासिफिकेशन, उनको वर्गीकृत नहीं करोगे घर के अंदर, तो आपको पता नहीं चलेगा, राइट। तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया था अलमीरा का, वो आपको याद है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज हम छोटा सा, पहले थोड़ा सा ये एक चीज़ देख लें कि हमारे पास इस साल कौन कौन से फाइलम है, हमने कौन कौन से संघ को तैयार करना है, देखना है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ इम्पोर्टेंट फाइला। तो इस इम्पोर्टेंट फाइला में सबसे पहले अगर हम बात करें, तो हमारे पास पहले जो आ रहा है वो है फाइलम प्रोटोजोआ, जिसे हम प्रोटिस्टा भी कहते हैं। और इसके अंदर आप किनको इंक्लूड करोगे, इनके अंदर आप इंक्लूड करोगे इंक्लूड इन दी प्रोटिस्टा नॉट इन एनिमल किंगडम। तो वो कहता है कि ये जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में जो प्रोटिस्टा, जो वर्ड आप देख रहे हो, इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा नॉट इन एनिमल किंगडम। तो तो जो प्रोटोजोआ आपका फाइलम है, उसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, अमीबा और पैरामीशियम। ये हमने स्टडी भी करनी है। तो इस साल आप वैसे देखा जाए तो आपके पास जो अभी जो है वो फाइलम कितने हैं, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, निमेटी हेल्मिंथिया, एस्केल हेल्मिंथी, दोनों एक ही नाम है। फिर एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो जो आपकी, अगर हम बात करें नॉन कॉर्डेट, या जो आज इस साल आपने जो बुक्स पढ़नी है उसमें जो है वो यहीं तक ही है आपका, ठीक है। बाकी तो नेक्स्ट है, लेकिन ये टोटल आपको दिखाया गया है कि जैसे हेमिकॉर्डेटा और लास्ट आपका कॉर्डेटा। तो ये जो हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा है ये आपके अगले नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आएंगे। और हेमिकॉर्डेट तो एक्चुअली में इंटरलिंक है बिटवीन आपके नॉन कॉर्डेटेड कॉर्डेट्स के बीच में। तो आपका जो मेन है वो यहीं तक ही है कंप्लीट। उसके बाद ये नेक्स्ट सेक्शन की बात है ना, जब आप बीएससी सेकेंड ईयर में आओगे, राइट। तो अभी तक तो हमने बात करनी, और अभी भी इस बुक के अंदर जो हम इस पेपर की बात करें, तो इस पेपर में हाँ हमने सिर्फ यहीं तक जाना है। कहाँ तक जाना है, पहला तो हो जाएगा हमारा प्रोटोजोआ, देन आ जाएगा पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केलेल्मिन्थीस और एनालिडा नहीं, सॉरी। ये इस पेपर के अंदर आपने ये 6 पॉइंट तक आना है। इतनी बात क्लियर होगी कि आपके पास कौन सा है, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस और एस्केलेल्मिन्थीस। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें से हमने, आप देख रहे हो प्रोटोजोआ का एग्जांपल अमीबा और पैरामीशियम, ये हमने स्टडी करना है एज अ चैप्टर वाइज। पॉरीफेरा में स्पंज को और ल्यूकोसलोनिया, सिलेंट्रेटा के अंदर हाइड्रा, जेलीफिश, टीनोफोरा के अंदर ये आपके टॉपिक में नहीं होगा। प्लेटिलमिथीस में टेप वोम आ जाएगा, फैशोला हिपैटिका आ जाएगा, और एस्केलेमिथी में एस्केरिस, है ना। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट फाइल में। अब आप सोच रहे हो कि इनके ये जो इनका कोई सीक्वेंस, कोई फ़र्क पड़ता है कि अगर हम सिलेंट डेटा को यहाँ पॉरीफेरा में रख दें या पॉरीफेरा को यहाँ लिख दें। ये जो आप नंबर देख रहे हो ना, ये सीक्वेंस है, और यही एवोल्यूशन का भी सीक्वेंस भी है। प्रोटोजो आपको पता है एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, ए सेलुलर है, यूनिसेलुलर जीव है। तो धीरे धीरे इनसे आगे वालों की मॉडिफिकेशन हुई, उससे आगे वाले आए, फिर उससे आगे, तो इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है, और धीरे धीरे हम कॉर्डेटा पे पहुँचे हैं, है ना। तो ये चीज़ें, ये जनरल सा हो गया, आप इसको एक बार
कॉपी के ऊपर उतार देखो, जो जो चीज़ें मैं उसमें आपको पीडीएफ में दे रहा हूँ, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, हर चीज़ आपकी कॉपी में नोट नोट होनी चाहिए, राइट। सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप देख लें। जैसे कई बार आपको वाइवा पूछ सकता है कि पॉरीफेरा को एग्जाम्पल बताओ, तो आपको स्पंज याद होना चाहिए। आपको पूछ सकता है प्लेटिनम मंजिसा को एग्जाम बताओ, तो टेप फॉर्म है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, कि हमारे पास वर्गीकरण का आधार क्या है जंतुओं के। तो सबसे पहले इसमें बात की है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स, देर आर फंडामेंटल फीचर कॉमन टू द वेरियस individuals in relation to the arrangement of the cell, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory or reproductive system. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. देखो एक एक चीज़ आप टेंशन ही लेने की, इंग्लिश में सारा सब मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, कोई डरने वाली बात नहीं है। कल हमने बात की थी कि हम जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उनको कैसे बांटेंगे। तो सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कि एनिमल में सेल्स कैसी हैं, कितने टाइप की सेल है बॉडी में, नंबर ऑफ सेल है ना, वो एक कोश की कि बहुकोश की जीव है। उसके बाद हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, आगे देखेंगे हम सारे के पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फिर सिमिट्री देखेंगे, फिर उसके बाद सीलोम के बारे में हम चेकआउट करेंगे, देन सेगमेंटेशन कौन सी है बॉडी के अंदर, फिर एम्ब्रियोजिनी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तब हमें पता चलेगा वो जो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो किसके अंदर आ रहा है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में उसने क्या बोला कि इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ द डिफरेंट एनिमल, देयर आर फंडामेंटल फीचर कॉमन टू द, वो कहता है ये बात तो सही है कि जो एनिमल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो डिफरेंस क्रिएट करती है उनके स्ट्रक्चर में और उनके आकार में, ये बात तो है ही है। इसके अलावा कुछ ऐसे फंडामेंटल फीचर होते हैं जो कहाँ है, वो जो क्या है, कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल, जो बहुत सारे इंडिविजुअल में एक जैसे होते हैं, इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ द सेल। वो किसके आधार पर आप कह सकते हो, सेल के आधार पर। बॉडी में सिमिट्री कौन सी है, मतलब सिमिट्री कौन सा, सम्मति कौन सी है। देहगुहा का क्या नेचर है, नेचर ऑफ द सीलोम, देहगुहा किस टाइप की है। पैटर्न ऑफ द डाइजेस्टिव, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी इसकी जो एक तो होता है ना सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे देखने हैं कि पैटर्न कौन कौन से हैं। उसका जो पाचन तंत्र है वो कैसा है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, परिसंचरण तंत्र कैसा है, उसका रिप्रोडक्टिव यानी जनन तंत्र कैसा है। ये सारी बातें जितनी भी लिखी हुई हैं कि वो उसमें सेल की अरेंजमेंट व्यवस्था कैसी है, सेल्स किस तरीके से अरेंज्ड है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे तब आप उनके अंदर देखोगे कि उनके कुछ फंडामेंटल फीचर वो सेम है। दीज फीचर आर यूज हैज़ द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। और इन चीज़ों को आप नोट करके क्या निकाल सकते हो, उनका आधार निकाल सकते हो, उनको वर्गीकृत कर सकते हो जंतुओं को। तो उनमें से कुछ जो इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं। तो बात समझ आ गई कि हमने जंतुओं को क्लासीफाई करना है। हमें ये बात तो पता है कि उनमें बहुत सारी चीज़ें भिन्न भिन्न होती हैं, है ना, और वो उनको एक दूसरे से भिन्न बनाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी फंडामेंटल चीज़ें ऐसी हैं जो उनके अंदर कॉमन है, और उनके अंदर हमने रिलेशन देखना है कि वो क्या किस तरीके से अरेंज है, उनके अंदर सेल कैसे अरेंज है, उनकी बॉडी की सिमिट्री कैसी है, उनकी सिलोम का नेचर कैसा है, उनका डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस टाइप का है, किस तरीके का है। ये सारी चीज़ें जब आप जान लोगे तो आपको जंतुओं को क्लासीफाई करने में आसानी होगी, राइट। तो चलिए पहला पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट आ गया हमारे अंदर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में कहते हैं संगठन की कोटि। लेवल ऑफ संगठन की कोटि मतलब संगठन कैसा आपकी बॉडी के अंदर, कैसी बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है आपके अंदर, मतलब जो भी जंतु आप जिसकी स्टडी कर रहे हो। कहता है दो ऑल मेंबर ऑफ द एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर। सिंपल सी बात है कि एनिमेलिया के अंदर जितने भी आपके मेंबर्स आएंगे वो कैसे होंगे, बहुकोशिकीय होंगे। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। तो कहता है कि सभी के अंदर कभी भी और सेल्स का जो व्यवस्था है, संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो कभी भी सेम पैटर्न की नहीं होगी। सिंपल सी बात है। तो कहता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की क्या बात बोल रहे हैं, ऑल द मेंबर ऑफ एनिमेलिया। तो एनिमेलिया जो किंगडम है हमारा वो सारा का सारा कैसे बहुकोशिकीय है। अब देखो उसने समझाया हुआ है। पहला जो लेवल आया, पहले टाइप के जो एनिमल में लेवल आया वो आया प्रोटोप्लाज्मी लेवल। उसके बाद थोड़े दिनों सालों के बाद, करोड़ों सालों के बाद थोड़ा एवोल्यूशन हुआ, उद्विकास हुआ, तो वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल से सेलुलर लेवल चला गया, ये कोशिकीय स्तर आ गया। यहाँ पर तो है प्रोटोप्लाज्मिक, कोशिकीय द्रव वो है स्तर है। उसके बाद क्या आ गया, कोशिकीय स्तर आ गया, फिर उतकीय स्तर आया, फिर ऑर्गन अंग अंग स्तर आया, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो धीरे धीरे ये डेवलपमेंट हो रही है, आपका विकास हुआ है। पहले
शरीर जो था वो सिर्फ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पर था, फिर सेलुलर लेवल पर आ गया, फिर टिश्यू लेवल पर आ गया, फिर ऑर्गन लेवल पर आ गया, और थर्ड जो हमारा लास्ट है वह ऑर्गन सिस्टम लेवल, जिसे जैसे हमारी बॉडी एक पूरी कंप्लीट बॉडी बन गई। मतलब उस बॉडी को चलने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन चाहिए। अगर हम अपनी बात करें तो हमें किडनी भी चाहिए, हार्ट भी चाहिए, है ना, ब्रेन भी चाहिए, पेंक्रियाज भी चाहिए, लिवर भी चाहिए। तो ये सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, तंत्र बना रहे हैं। तो कहते हैं जो प्रोटोप्लाज्मिक सिस्टम है उसमें कौन आते हैं, इन प्रोटोजोआ प्रोटोजोन्स ए सेलुलर बॉडी परफॉर्म ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यहाँ पर क्या है, सारे के सारे प्रोटोजोआ, जितने भी प्रोटोजोआ कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, वो आएंगे। और वो कैसे होते हैं, ए सेलुलर, उनकी बॉडी कोशिकीय होती है। और जो बॉडी है वो जो बॉडी के जितने भी काम है वही एक ही सेल सारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी कर रही होती है। अब उससे एक स्टेप ऊपर चले गए, सेलुलर लेवल पर क्या होगा, ये कहाँ देखने को मिलती है आपको, सेलुलर लेवल कहाँ देखने को मिलेगा, in sponge cell are arranged has loose cell aggregate that they are exhibit cellular level of organization, some division of labor occur among the cell। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर तो एक सेल ही सारे बॉडी के सारे काम कर रही है, खाने का पीने का सब चीज़ें काम एक ही सेल कर रही है, वही पूरी एक बॉडी है, सेल ही बॉडी है। लेकिन जब आप नेक्स्ट लेवल पर सेलुलर लेवल पर आ गए तो यहाँ पर क्या होगा, और इसका उदाहरण है स्पंज। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ सेल जो एग्रीगेट हो गई हैं, जैसे 7-8 सेल या 15-20 सेल या 40 सेल हैं, और उनके अंदर क्या होगा, लेबर का डिवाइडेशन होगी, कुछ सेल ये काम करेंगे, कुछ सेल ये काम करेंगे, कुछ सेल ऐसा काम करेंगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है, संगठन कैसा हो गया, सेलुलर, कोश की संगठन देखने को मिल रहा है। उसके बाद टिश्यू लेवल वाला जो आ गया उसमें क्या होगा, ये आपको देखने को मिलता है सिलेंट्रेट के अंदर और टीनोफोर के अंदर, जो हमारे फाइलम होते हैं सिलेंट्रेटा। देखो सिलेंट्रेटा फाइलम हो गया, उनके अंदर जो जीव होंगे उनको क्या बोलेंगे, सिलेंट्रेट। ऐसे टीनोफोर है। The arrangement of cell is more complex here. The cell performing the same function and arranged into tissue has is called as a tissue level of organization। अब यहाँ क्या हो रहा है, सेलुलर लेवल पर क्या होगा कि एक विशेष प्रकार की सेल एक विशेष प्रकार का काम कर रही है और वो इकट्ठी रह रही है, बस इतना काम है। तो ये सेलुलर लेवल होगा। टिश्यू लेवल में क्या होगा, कुछ 7-8 सेल एक जैसा काम करने लग पड़ेंगी। और आपको पता है जब जिनका ओरिजिन और जिनका फंक्शन सेम हो कुछ सेल्स का, तो वो टिश्यू बन जाती है, फिर वो टिश्यू के रूप में आ जाती है। वो टिश्यू क्या है एक्चुअल में, ग्रुप ऑफ सेल। तो यहाँ पर जो सेम फंक्शन कर रही हैं वो फिर टिश्यू के रूप में अरेंज हो गई, और इसलिए वहाँ पर जो अब संगठन की कोटि या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया वो टिश्यू लेवल का आया। देन उसके बाद करते हैं ऑर्गन लेवल की बात। A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by the member of Platyhelminthes and other higher phyla, where tissue are grouped together to form a organ, which is specialized for a particular function। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो ऑर्गन लेवल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो प्लेटिहेल्मिन्थीज वाला जो आपका फाइलम है, चपटे कर्मी जो होते हैं, जहाँ चपटे वाले जो कर्मी हैं वो सब इसी ग्रुप में आते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थीज। इनके अंदर क्या होगा कि जो आपका टिश्यू है वो ग्रुप में काम कर रहे हो, जब टिश्यू ग्रुप में काम करने लग पड़े तो वो एक ऑर्गन का भूमिका निभाने लग पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, फिर वो ऑर्गन एक पर्टिकुलर काम ही करेगा फिर। तो इस तरीके से इस तरीके के जो जीव है वहाँ पर क्या होने लग पड़ा है, ऑर्गन लेवल का जो आपको संगठन देखने को मिल गया है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ये आपका लास्ट है। इन एनिमल लाइक एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइंडरमेटा और कॉर्डेटा, इन सब के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, organ system level। Organ have associated to form a functional system, each system concerned with a specific physiological function। This pattern is called the organ system level of ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर सभी की सभी जो फाइलम है, कौन कौन से फाइलम, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेट्स। कॉर्डेट मतलब जिनके अंदर कशेरुकदंड मिलेगा आपको, राइट, जो आपके अंदर कॉर्ड एक अंदर उनके अंदर रॉड मिलेगी जो उनकी बॉडी को सपोर्ट कर रही है। इन बाकी नीचे वालों में किसी में भी नहीं है, तो जो ऊपर जितने पड़े इनमें किसी में नहीं मिलेगी रॉड, सिर्फ कॉर्डेटा के बाद वाले। तो जो कॉर्डेटा है उनके अंदर और बाकी इनके अंदर आपको क्या सिस्टम देखने को मिलेगा, अंग वाला, अंग तंत्र वाला सिस्टम मिलेगा। यानी कि यहाँ पे ऑर्गन आपस में मिलकर एक तंत्र बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, और वो पूरी बॉडी के काम को हेल्प कर रहे हैं, उनकी फिजियोलॉजी फंक्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो संगठन या ऑर्गेनाइजेशन उसे बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ गई बात, सिंपल सी बात है। तो आपने ये चीज़ें देख ली कि पहला लेवल हमारा प्रोटोप्लाज्म लेवल जो सिर्फ आपको प्रोटोजोन में देखने को मिलेगा, यानी कि एक कोश की जीवों के अंदर। फिर आया सेलुलर लेवल, वो आपको स्पंज यानी आपके पास जो पॉरीफेरा वाली जो फाइलम हो, यानी कि उसका उदाहरण है स्पंज, उसमें देखने को मिलेगा। टिश्यू वाला जो लेवल है वो आपको हमेशा कहाँ देखने को मिलेगा, टिश्यू वाला जो सिलेंट्रेटा के अंदर या टीनोफोर्स के अंदर। ऑर्गन लेवल वाला आपको प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर, और ऑर्गन लेवल सिस्टम जो है वो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा के अंदर देखने को मिलेगा। समझ आ गई बात। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट हमने कौन सा देखा, पहला पॉइंट हमने देखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर कौन सा संगठन है, ये चीज़ हमने देख ली, संगठन की कोटि देखा। दूसरा पॉइंट आपका आ गया बॉडी प्लान। अब बॉडी प्लान देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो कहता कि जो
ऑर्गन सिस्टम है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, अलग अलग जंतुओं के जो ग्रुप है ना, अलग अलग जीवों के जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, उनके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है, अंग तंत्र है, वो अलग अलग पैटर्न का है। ऐसा नहीं कि सबका सेम होगा, अलग अलग पैटर्न का है। तो पहला आ गया, हम बॉडी प्लान देख लें, हम सेकंड पॉइंट हमारा है बॉडी प्लान। जैसे ए बी सी तीन हमारे पास, एक सेल एग्रीगेटेड टाइप, ब्लाइंड सैक टाइप और ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप। जहाँ पर सेल एकत्रित हो रही है, एग्रीगेट का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा हो जाना। सेल एग्रीगेट टाइप यानी स्पंज के अंदर आप देखोगे कि सेल इकट्ठी होकर रहती हैं। ब्लाइंड सैक टाइप, एनिमल इन विच डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, इट हैज़ ओनली सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व हैज बोथ माउथ एंड एनस। एक टर्म आएगी आपको बार बार हर जगह, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है टर्म है आपकी इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या था आपको पता है, हमारी जो आहार नाल होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, उसमें दो पॉइंट होते हैं, एक एंट्री वाला और एक एग्जिट वाला। एंट्री वाला माउथ कहलाता है और जो आपका एग्जिट वाला होता है वो एनस कहलाता है। ठीक, तो माउथ से तो आप भोजन को अंदर ग्रहण करते हो और एनस से आप जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, जो अपचित भोज्य पदार्थ है, उसको बाहर निकाल देते हो। राइट, तो जिस भी जीव के अंदर एंट्री वाला पॉइंट और एग्जिट वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट अगर प्रेजेंट होंगे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, तो वो एलिमेंट्री कैनाल वो आपकी आहार नाल कैसे कहलाएगी, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। और इनकम्प्लीट कहाँ होगा, जहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट है खाने के लिए भी, और जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल उसको बाहर निकालने, फीशियल मैटर जो मल है उसको बाहर निकालने के लिए भी एक ही पॉइंट है। तो वैसा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो इनकम्प्लीट कहलाएगा। तो ये इसे कहते हैं, फिर इसको क्या बोलते हैं, वो किस तरीके का टाइप है, किस प्रकार का प्रकार है, वो ब्लाइंड सैक। आपने इसकी हिंदी नहीं जाननी, इसका मतलब समझना है कि ब्लाइंड सैक टाइप का मतलब क्या होता है कि ऐसे एनिमल, ऐसे जीव जिनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है, इट हैज़ ओनली सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। बॉडी में सिर्फ आपको एक सिंगल ओपनिंग मिलेगी जो दोनों का काम कर रही है, माउथ का भी और एनएस का भी। एग्जांपल है सिलेंट्रेट और प्लेटिहेल्मिंथेस। बात क्लियर होगी। तीसरी कैटेगरी आ गई ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप, फाउंड इन दोज एनिमल हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। तो ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप, तो यहाँ पर क्या है, ये उन एनिमल में मिलेगी जहाँ पर आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, आपका जो आहार नाल है, या वो कैसी है, कंप्लीट है, मतलब विद सेपरेट ओपनिंग माउथ और एनस, जहाँ पर माउथ और एनस है ना, आपका मुख और जो आपका एनस है वो दोनों कैसे हैं, अलग अलग है। और ये एग्जांपल है निमेटेहेल्मिंथेस से लेकर कॉर्डेट जो फाइलम तक आगे जितने भी आएंगे उनके अंदर सबको आपके अंदर क्या देंगे। ये आपको वाई में पूछ सकता है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में मिल सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सिलेंट्रेट और प्लेटिहेल्मिंथेस तक। आप वो पूछ सकता है कि सेल एग्रीगेट टाइप कहाँ होते हैं, तो वो स्पंज के अंदर होगा। वो आपसे पूछ सकता है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक कहाँ देखने में मिलता है, तो आप बोल सकते हो निमेटेहेल्मिंथेस से लेकर कॉर्डेट तक। इतनी बात क्लियर होगी। ये आपका दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, जिसके हिसाब से अब देखो आप डिवाइड ये तो कर रहे हो कि स्पंज अलग हो गए, सिलेंट्रेट अलग हो गए और निमेटेहेल्मिंथेस से कॉर्डेट अलग हो गए, इस एक रीज़न से, बॉडी प्लान की वजह से। अब आपका थर्ड हमारा जो नेक्स्ट आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि आपका, अब हम देखते हैं इस सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या पता चलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन टाइप का और एक होता है, यानी कि सर्कुलेटरी का मतलब क्या होता है, जो आपका परिसंचरण तंत्र है, जो आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र है, उसको आप दो भाग में एक तो खुले प्रकार का, एक बंद प्रकार का, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप का क्या मतलब होता है, इन विच ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट। कहने का मतलब कि जो ओपन टाइप का जो आपका रुधिर का जो सिस्टम है, उसमें क्या होगा कि जो आपका ब्लड है, हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है, हार्ट आपको पता है बॉडी के अंदर, किसी भी जंतु की बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो पंपिंग का काम करता है, ब्लड को पंप आउट करता है। और वो पंप करने से क्या होगा, बॉडी की हर एक सेल और हर एक टिश्यू अगर वो डायरेक्टली उससे टच में आ रहे हैं, आपकी बॉडी की हर एक सेल और एक, आपकी बॉडी नहीं मतलब ऐसा कोई जीव जिसकी बॉडी की सेल और टिश्यू पूरे खून से रंगे हुए हैं, मतलब खून में वो डूबे हुए हैं, नहा रहे हैं, तो वो कैटेगरी, वो ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहलाएगा, ओपन टाइप। और ऐसा देखने में कहाँ मिलता है, ऑर्थोपोडा, मुलस्का, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा और सम लोअर कॉर्डेट, जो निम्न स्तर के जो कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर, जैसे कि एग्जांपल दिया ट्यूनिकेट्स। इन सब में कौन सा टाइप का सिस्टम मिलेगा आपको, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप। तो देखो ओपन टाइप की वजह से आपने ये सारे अलग कर दिए। क्लोज टाइप कहाँ देखने को मिलेगा, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल ऑफ वेरिंग डायमीटर, आर्टरीज, वेन एंड ब्लड कैपिलरीज। अब जो क्लोज टाइप का जो यानी कि बंद प्रकार का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है, वो कहाँ देख, उसमें क्या होता है, वहाँ पर ब्लड हमेशा किस में जाएगा, वाहिनी, जैसे आप देखते हो हमारे अंदर धमनियों और शिराओं के अंदर बहता है, तो वो हमेशा वेसल्स के अंदर, नलिकाओं के अंदर रहेगा।
और वो कौन कौन सी हो सकती हैं? आर्टरीज, वेन, ब्लड कैपिलरीज, इनके अंदर ही हमेशा भी चलता रहेगा। बात क्लियर होगी? हमेशा वो आर्टरीज, मतलब कभी भी जो आपका जैसे किडनी है, हार्ट है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में उसमें डूबे नहीं रहेंगे, वो हमेशा कहाँ रहेंगे? आर्टरीज, वेन और ब्लड कैपिलरी के अंदर रहेंगे। एग्जाम्पल है एनालिडा, सेफेलोपोड, मोलस्क और वर्टिब्रेट, जो जिनमें कशेरुकदंड मिलता है। ये सारे के सारे इन तीनों कैटेगरी के अंदर आपको कैसा देखने को मिलेगा? क्लोज टाइप। और यहाँ क्या मिल रहा है? ओपन टाइप। इतनी बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत नहीं आ रही? कहीं कोई भी टॉपिक आपको कहीं भी मतलब आपने जो एक्सप्लेनेशन करनी है, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो तो आराम से लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ बस बस वही लिखनी है अपने लैंग्वेज, और सारा कुछ लिखा हुआ सामने, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया। ऐसे ऐसे हमारे 10 पॉइंट हैं जो हमारी इस चीज़ में हेल्प करेंगे। अब चौथा पॉइंट आ गया सिमिट्री यानी सिमिति। एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिट्री। आप सिमिति के आधार पर भी, सिमिट्री के बेसिस पर भी जो हमारा जो एनिमल किंगडम है उसे डिवाइड कर सकते हो। पहला आ गया एसिमिट्री। एसिमिट्री का मतलब है जिसमें होती ही नहीं है कोई, किसी भी जिसकी बॉडी में कोई सिमिट्री नहीं है। फिर है रेडियल सिमिट्री, इसे हिंदी में कहते हैं अरियोसिमिति। फिर आती है बाइलेटरल सिमिट्री यानी कि द्विपार्श्विक सिमिति। अब बात करते हैं पहला एसिमिट्री क्या होती है। व्हेन एनी प्लान दैट पासिस, अब सिमिट्री होती क्या है ये भी पता होना चाहिए ना आपको। तो कहता है कि एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिट्री। हम सिमिट्री के बेसिस पर भी एनिमल को कैटेगराइज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? पहली बात आ गई एसिमिट्री। व्हेन एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल इनटू टू इक्वल हाफ। जब आप किसी एक जगह से, आप डायग्राम में भी आप देख रहे हो, अगर आप जब किसी एक पॉइंट से, एक प्लेन, जैसे आपके पास ये एक मैंने बीच में ये प्लेन बना हुआ है, इस एक प्लेन से आप बॉडी को डिवाइड, अब जैसे मैं जो आप ये बंदे क्रैब देख रहे हो, कैंकड़ा, अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ बीचों बीच तो दोनों हिस्सों को बराबर मैं बांट सकता हूँ, है ना। लेकिन एसिमेट्री का मीनिंग क्या है कि जब आप कोई एक ऐसे प्लेन से, एक ऐसी जगह से काटो और वो डिवाइड ना हो इक्वल पार्ट में, सेंटर, मतलब आपको पता ही नहीं उस एनिमल का सेंटर कहाँ है, तो आप उसको काट ही नहीं पा रहे। जैसे झाड़ी है कोई, अब झाड़ी है कोई कहीं लगी हुई है, झाड़ी को अगर आप बीच से काट ही नहीं सकते क्योंकि झाड़ी में कोई उसका अंत और स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको पता नहीं चलता। तो ऐसी जो एनिमल हैं जिनकी आपको पता ना चले कि वो कहीं से वो कट ही नहीं रहे बराबर दो इक्वल हाफ के अंदर, तो वो सिमिट्री कौन सी होती है? एसिमिट्री। जैसे कि स्पंज। स्पंज क्या होते हैं अब आपको पता है, ये पढ़ेंगे जब डिटेल में इनके बारे में। जैसे आप, ये स्पंज की खेती होती है समुद्र के अंदर में, समुद्र की जो बॉटम होता है उसमें, वहाँ पर इसकी इनके जो मछुआरे होते हैं इनकी काम करते हैं इनके ऊपर। जैसे फार्मर्स होते हैं हम लोग, हम ज़मीन पे काम करते हैं, इनकी भी स्पंज की भी खेती होती है समुद्र के अंदर बॉटम पे, ठीक। जो आप हर जगह देखते हो, आपकी जितनी जो गाड़ियों के अंदर जो पफ लगा, जो सीट होती हैं, है ना, साइकिल की गद्दी होती है, किसी भी चीज़ जहाँ पर फोम लगा होता है, आपके बेड के गद्दे हैं, या उस जगह में जो स्पंज है वो एक्चुअल में कि एक एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो स्पंज है वो कैसा होता है? एसिमेट्रिकल होता है। एग्जाम्पल है साइकॉन, ल्यूकोसलोनिया। मतलब कहता है स्पंज के अंदर भी अलग अलग स्पीशीज़ है, जिसमें साइकॉन और जो ल्यूकोसलोनिया उसके अंदर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, बाकी जो स्पंज है उनमें आपको एसिमेट्री देखने को मिलेगी। दूसरी कैटेगरी है रेडियल सिमेट्री। व्हेन एनी प्लान पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइडेड द एनिमल इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। रेडियल सिमेट्री में क्या है कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ये रेडियल सिमेट्री है। अब रेडियल, जैसे ये हाइड्रा का एग्जांपल दिया हुआ है, या है ना, या आपके पास प्लेटिमंथी से लेके कॉर्डेट के अंदर जो जो जितने भी आ जाएंगे, तो इसमें क्या है कि आपके पास एक से ज़्यादा प्लेन है। जैसे यहाँ से भी काटो तो भी आपको यहाँ से भी काट सकते हो, यहाँ से भी काट सकते हो, लेकिन प्लेन अवेलेबल है लेकिन एक से ज़्यादा है, तो ऐसी सिमिट्री क्या कहलाती है? रेडियल सिमिट्री, अरीय सिमिट्री। बात समझ आ गई? तो कैसे होगी वो रेडियल सिमिट्री? तो कहते हैं रेडियल सिमिट्री आपको किन किन फाइलम में देखने को मिलेगी? सिलेंट्रेट, टीनोफोर और एक्नोडर्म्स, राइट, और वो भी उनके एडल्ट्स के अंदर जो उनके वयस्क है। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है? व्हेन द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ ओनली इन वन प्लेन। बायलेटरल सिमेट्री की मतलब लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक ही प्लेन है। जैसे ये आप देख रहे हो क्रैब, ये अब अगर मैं यहाँ से काटूँ तब बराबर नहीं कटेगा, है ना, बिल्कुल सेंटर से काटूँ। लेकिन रेडियल सिमेट्री में क्या कि कहीं मतलब आपके पास 3 या 4 या 5 जगह ऐसी होंगी जहाँ से आप काटोगे तो हमेशा ही जो एनिमल है वो बराबर पार्ट में कटेगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? इसमें तो ऐसे हो रहा है, तो ऐसी सिमेट्री क्या कहलाएगी? रेडियल सिमेट्री। और जहाँ सिर्फ एक ही प्लेन अवेलेबल है वो बायलेटरल सिमेट्री, और जहाँ एक भी नहीं है वो एसिमेट्री। इतनी समझ आ गई? अब आपको हिंदी रटने वाली बात नहीं है, आपको बस ये वर्ड याद रखना चाहिए, एसिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, और बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है। इतनी बात क्लियर होगी? चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे इसमें एक नोट करने वाली बात है कि लार्वा ऑफ द एकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट दी बायलेटरल सिमेट्री बट देयर एडल्ट हैव रेडियल सिमेट्री। ये नोट करने वाली बात है कि जो एकाइनोडर्मेटा के जो जीव हैं उनके जो लार्वा होते हैं, उन जीवों के जो लार्वा, उन लार्वा के अंदर तो आपको मिलती है बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन जब वो अडल्ट बन जाते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलती है? रेडियल सिमेट्री। इतनी सी बात क्लियर होगी? पांचवा हमारे पास पॉइंट आ गया जर्मिनल लेयर का। कौन सा आ गया? जर्मिनल लेयर्स।
जर्मिनल लेयर्स में कैसे आप डिवाइड कर सकते हो? जर्मिनल लेयर क्या होती है? जो आपके अंदर जनन कोशिकाएं, सॉरी, जो स्तर होते हैं, है ना। जर्मिनल लेयर्स क्या होती हैं? अब हम देख लेते हैं, जैसे आपकी त्वचा जो आप देखते हो बॉडी आपकी, आपके जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म का नाम सुना हुआ आपने, वही आपकी जर्मिनल लेयर है, राइट। तो दो कंडीशन है, जर्मिनल लेयर दो तरीके की हो सकती है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिपल प्लास्टिक। क्या दोनों में फ़र्क होता है देख लेते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि एनिमल इन विच ऑल सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, विद इन अ इंटरवीनिंग अनडिफरेंशिएटेड मिजोग्लिया। कहने का मतलब डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन क्या कंडीशन होती है, क्या एक स्थिति है कि जब किसी भी जीव के अंदर जो कोशिकाएं अरेंज है वो दो स्तर पर अरेंज है। एक तो एक्टोडर्म जो बाहर की तरफ है वातावरण की तरफ, और एंडोडर्म और जो भीतर की तरफ है। तो दो लेयर बनी हुई है, जिनकी शरीर में ये दो लेयर मिले, सिर्फ दो ही मिले, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। क्लियर होगी। और उनके बीच में क्या होता है? विद इन एन इंटरवीनिंग अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया। और उनके बीच में अनडिफरेंशिएटेड मतलब बिना विभेदन वाला एक मीजोग्लिया पदार्थ भरा होता है। और ऐसा देखने को कहाँ मिलता है? सीलेंट्रेट और टीनोफोर्स के अंदर। कहाँ देखने को मिलता है? सीलेंट्रेट और टीनोफोर्स। उससे नीचे तो मिलता ही नहीं, क्योंकि उससे नीचे जाओगे तो वहाँ तो सेल ही अकेली है, वो भी लेयर्स में नहीं है, बस एग्रीगेट हो रही है। और दूसरा कंडीशन है ट्रिपल ब्लास्टिक। ट्रिपल ब्लास्टिक है दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ ए थर्ड जर्मिनल लेयर्स। यहाँ पर ट्रिपल ब्लास्टिक कंडीशन में क्या है कि वो एनिमल जहाँ पर एक्टो और एंडोडर्म तो मिल रही है, उनके बीच में तीसरा एक लेयर और आगे, जिसका नाम क्या है? मीजोडर्म। तो मीजोडर्म इन बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जहाँ पर मीजोडर्म जो है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आ गई है। और ऐसा एग्जाम्पल कहाँ से कहाँ तक मिलेगा आपको देखने में? प्लेटिनमंथी से लेके कॉर्डेट तक। प्लेटिनमंथी से लेके आगे जितने भी फैलम आएंगे कॉर्डेट्स तक, उन सब के अंदर जो कंडीशन देखने को मिलेगी वो कैसे मिलेगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। बात क्लियर आ गई। तो आप ये देख रहे हो कि हमारे पास ये जो अंदर वाली जो ये आप ये स्तर देख रहे हो, जो अंदर वाली जो जो आप ये घेरा देख रहे हो, ये कौन सी सेल है? एंडोडर्म। बाहर वाली जो सेल आप देख रहे हो वो कौन सी है? एक्टोडर्म। और इस एक्टो और एंडोडर्म के बीच में ये जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हो, ये जो स्तर है वो मिजोग्लिया। मिजोग्लिया होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल। यहाँ पे सेल का विभेदन नहीं है, सेल में उसको फर्क नहीं है, बस एक भरा हुआ है, एक चीज़ उन्होंने फिलअप कर दिया। लेकिन जब आप ये वाली कंडीशन देखते हो, यहाँ पर क्या है? थोड़ा डार्क हो गया डायग्राम। बीच में कौन सी सेल्स हैं आपकी? एंडो। उसके बाहर ये कौन सी है? मीजो। और सबसे बाहर कौन सी है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म फिलअप है। और ये याद रखना, इन दोनों के सिक्रीशन से, श्रावण से ही मीजोडर्म सेल की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है और यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है, राइट। तो ये जो डायग्राम है वो डिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम है, और जो बी वाला डायग्राम है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम है। तो ये आप बुक में बना लेना अपनी कॉपी के अंदर, ईजी सा है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब हमारे छठा जो पॉइंट आ गया वो आ गया बॉडी कैविटी और सिलोम, देह गुहा का प्रकार। अब हमने देखना कि जो हमने क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है जंतुओं का, वो हम अपने किस आधार पर करेंगे? बॉडी कैविटी यानी कि देह गुहा, या अपनी बॉडी कैविटी के आधार पर वो क्या कितने टाइप कैसा होता है उसको हम देख लेते हैं। कहता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी। जो कैविटी क्या होती है? कोई गुहा, है ना, कोई स्थान, रिक्त स्थान बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर। कैविटी बिटवीन दी बॉडी वॉल एंड गट। अब मेन है क्या? आपसे कोई पूछे देह गुहा की परिभाषा क्या है, बहुत सिंपल सी परिभाषा है, बिटवीन दी बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द क्लासिफिकेशन। अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई बॉडी वॉल क्या है, तो बॉडी वॉल को अगर आपको मैं बोलूँ, जैसे माना मैं आपको एक सिंपल बताऊँ कि ये आपकी एलिमेंट्री मतलब बॉडी है, किसी एनिमल की बॉडी है, और ये जो है उसकी आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल बीच वाली। बात क्लियर समझ में आ रही है? तो इस आहार नाल में यहाँ से बीच से आपको पता है ये माउथ का काम कर रहा है, और ये जो है वो आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, जो आपका मल है, उसको बाहर निकालने का रास्ता है। तो देह गुहा किसे कहते हैं? देह गुहा कहते हैं जो आपकी ये जो बॉडी वॉल देख रहे हो आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो खालिस्तान देख रहे हो आप, ये खालिस्तान है नहीं, मतलब ये स्पेस नहीं है, लेकिन ये जगह जो आप देख रहे हो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो स्पेस है इसे कहते हैं सिलोम। कहाँ से कहाँ तक? उसने यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ बोल रहा है कि कैविटी जगह किसके बीच में? बिटवीन
बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल और गट वॉल। गट होता है जो आपकी जो गट है, एलिमेंट्री कैनाल को कहते हैं गट। ये जो अंदर वाली पाइप है ना, जिससे खाना गुजर रहा है, उसकी उसकी जो कवरिंग है वहाँ से लेके बाहर तक का स्थान, ये जो फर्क, जो ये जो खाली स्थान है उसे कहते हैं देगुआ। क्या बोलते हैं? देगुआ। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं आ रही? तो कहता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन, या तो वो है या नहीं है। क्या वो कैविटी किसके बीच में? बॉडी वॉल और गट वॉल। ये आपकी क्या आ गई? ये है बॉडी वॉल, जो बाहर आप देख रहे हो, आपकी जो स्किन होती है बॉडी वॉल, और जो अंदर वाला जो गट है, ये जो पूरी, ये क्या गट है पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ, ये जो बीच में जो गैप है, इसे हम कहते हैं कैवी। तो ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द क्लास, ये भी वर्गीकरण में बहुत अच्छा भूमिका निभाती है। द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्मल इज कॉल्ड सिलोम। तो कहता है जो बॉडी कैविटी है, ये जो बीच की जो ये जो गैप है, ये जो बॉडी कैविटी है, वो लाइन बाय, उसके वो किसके थ्रू बनी हुई है? मेसोडर्म, है ना। अब मेसोडर्म से बनी है, और उसे क्या कहते हैं हम? सीलोम। तो मैंने अभी बताया कि हमारे पास 3 लेयर होती है, जो जितने भी प्लैटिमंथी से लेकर कॉर्डेटा तक के जितने हैं, उनके अंदर आपको क्या मिलता है? मेसोडर्म मिलती है। भी हमने ट्रिपल प्लास्टिक कंडीशन पढ़ी। ट्रिपल प्लास्टिक कंडीशन में क्या है कि बाहर क्या होगा? एक्टोडर्म, अंदर क्या होगा? एंडोडर्म, और बीच में क्या होता है? मेसोडर्म। तो मेसोडर्म से भरी हुई कैविटी, मेसोडर्म से बनी हुई कैविटी जो है, वो क्या कहलाती है? सीलोम। एनिमल पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड द सीलोमेट। और जिन एनिमल्स के अंदर आपको सीलोम मिले वो सीलोमेट कहलाते हैं। एग्जाम्पल एनालिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकांडोर्मेटा, हेमिकोडेटा और स्कोरिडेट। ये लिख लेना है, बहुत इसे अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट लाइन है कि एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकांडोर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेट्स, इन सब के अंदर आपको ये सारे के सारे कैसे हैं? सीलोमेट। सीलोमेट का मतलब, एट का मतलब कि वर्ड जुड़ रहा है, मतलब वो एनिमल जिनमें सीलोम मिले। अभी टाइप का नहीं पता, लेकिन मिलने वाली बात हो रही। इन सब एनिमल the cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present, has a scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such body cavity is called the pseudocoelom, and the animal possessing them are called as a pseudocoelomate. तो वो कहता है, अभी तुमने ये बात की जिनके अंदर मिले वो सिलोमेट कहलाएंगे, लेकिन वो कहता है कुछ कुछ कैविटी में क्या होता है? मेसोडर्म नहीं मिलती। अभी मैंने बात की ना कि यहाँ पर मेसोडर्म भरी होनी चाहिए, तो कुछ कुछ एनिमल में वहाँ मेसोडर्म नहीं है। मेसोडर्म के जगह पर क्या मिलते हैं आपको? पाउच मिलते हैं, छोटे छोटे पाउच मिलते हैं। वो भी कैसे? वो बिखरे हुए पाउच, किसके? मेसोडर्म के। और जब ऐसा अगर लगातार कंटिन्यूटी में नहीं है, बिखरे हुए पाउच मिल रहे हैं मेसोडर्म सेल के, तो वो पाउचेस होने की वजह से हम ऐसी कैविटी को क्या नाम देंगे? सूडोसिलोमेट। मतलब सूडो मतलब था झूठी, सूडोसिलोमेट सिलोम बोलेंगे। और ऐसे एनिमल को क्या बोलेंगे? सूडोसिलोमेट्स, राइट। एग्जाम्पल है एस्कल हेलमंथीस। द एनिमल विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट। और वो अब कह रहा है कि जिनमें आपको क्या, जिनके अंदर, ऐसे एनिमल जिनके अंदर आपको बॉडी कैविटी मिले ही ना, वो क्या कहलाएंगे? एसिलोमेट। जिनमें मेसोडर्म के पूरी कंटिन्यूटी ना मिले, निरंतर लेयर ना मिले, पाउच मिले, छोटे छोटे पाउच मिले, तो ऐसे अगर छोटे छोटे पाउच मिल रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? सूडोसिलोमेट्स। और जिनमें मिल रही है वो क्या कहलाएंगे? सिलोमेट्स। इतनी बात क्लियर आ गई? कोई दिक्कत नहीं आ रही? चलिए डायग्राम में भी देख लो। अब जैसे ये जो एसिलोमेट है, एसिलोमेट में कोई कैविटी नहीं है, पूरा भरा है। बाहर वाली जो लेयर है वो आपकी क्या कहलाती है? एक्टोडर्म। अंदर वाली क्या कहलाती है? एंडोडर्म। कोई पॉचेस, कोई कुछ गैप नहीं है, तो वो होते हैं एसिलोमेट। सूडोसिलोमेट में क्या है? ये बाहर वाली लेयर आ गई, एक्टोडर्म, बीच में क्या है? एंडोडर्म। और यहाँ पर मेसोडर्म होनी चाहिए थी, लेकिन मेसोडर्म के पैचेज हैं, ये मेसोडर्म की सेल्स हैं, ये मेसोडर्म से बने हुए छोटे छोटे पाउच मिल रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं सूडोसिलोमेट। यानी, और इसे क्या बोलेंगे? गुहा को बोलेंगे सूडोसिलोम। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये कटिंग सेक्शन, टीएस काटी हुई है बॉडी की, मतलब छोटे, आपको शॉर्टकट में समझाया गया, तो ये सूडोसिलोमेट। और ऐसे जिनके अंदर क्या मिल रहा है आपको? ये तो एक्टोडर्म होगी बाहर वाली, है ना, और ये अंदर एंडोडर्म है, और ये अंदर बीच में क्या बना हुआ है? ये जो आप देख रहे हो ना, मैं आपको अभी थोड़ा समझा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये अंदर की जो ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी है, इस गुहा को क्या बोलोगे? सीलो। क्या बोलोगे? सीलो। और इसकी ये जो अंदर से ये जो आप, मैं जो ये रेड रेड जो मैं कर रहा हूँ, ये दीवार किससे बनी हुई है? ये याद रखना, मेसोडर्म से। किससे बनी है? मेसोडर्म से। बात क्लियर होगी? किससे बनी है? ये अंदर वाली जो दीवार है वो मेसोडर्म से। कैविटी, जो बीच का जो रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान को आप क्या बोलोगे? ये जो बीच का जो, ये जो मैं रेड कर रहा हूँ, ये जो बीच का जो खाली स्थान है, ये कहलाएगा सीलोम। क्या कहलाएगा? सीलोम, गुहा, कैविटी।
और ये कैविटी की जो अंदर वाली दीवार, जैसे आपका घर की जो दीवार होती है उसमें अंदर की तरफ कलर करते हो आप, तो ये जो अंदर की तरफ जो दीवार है उसमें जो सेल्स लगी हैं वो सेल्स क्या होंगी, मेसोडर्म। क्लियर होगी बात? तो ये आपकी होगी देगुआ। अब जो हम आपका 7वां पॉइंट आया उसे कहते हैं सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? 7वां जो वर्गीकरण का आधार है हमारा वो है खंडी भवन, हिंदी में कहते हैं खंडी भवन या सेगमेंटेशन। तो दो टाइप का होता है, ए और बी। एक होता है सूडो मेटामेरिक और बी पॉइंट है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बात क्लियर होगी? तो आपको दो टाइप के, ये जो खंडी भवन है, खंडी भवन इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं निभाता क्लासिफिकेशन में, लेकिन फिर भी हम इसे काउंट करते हैं। ठीक, तो जो, तो ये आ गया सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन। दूसरा पॉइंट है मेटा। सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन को आप, दूसरा नाम इसका हो सकता है सुपरफिशियल, SUPER, सुपर, सॉरी, SU, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, और दूसरी होती है मेटामेरिक। मतलब सूडो मेटामेरिक जो आपकी, ये जो सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है उसको आप सुपरफिशियल सेगमेंटेशन भी कह सकते हो। क्या मतलब होता है और मेटामेरिक सेगमेंट, दोनों को पहले समझा देता हूँ फिर आपकी इसकी वर्डिंग पढ़ता हूँ। आपने ट्रेन देखी होगी, एक होती है एक्सप्रेस ट्रेन, एक होती है पैसेंजर ट्रेन। जैसे आपकी जो रायसी नगर से गंगानगर जो आप पैसेंजर ट्रेन में जाते होगे, है ना, या जो एक मेन ट्रेन होती है जैसे दिल्ली टू आप हावड़ा जा रहे हो किसी मेन राजधानी ट्रेन के अंदर। तो जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसमें क्या होता है कि आप चलते टाइम, जब गाड़ी ट्रेन चल रही है तो आप एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में मूव नहीं कर सकते। लेकिन जो आप एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो अगर ट्रेन चल भी रही है तो आप एक डिब्बे से दूसरे, चलते टाइम में भी जब गाड़ी चल रही है तो आप एक डिब्बे से दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर मूव कर सकते हो। सिंपल सी, क्योंकि दो अंदर से इंटरनली ज्वाइंट होते हैं। तो यही सेगमेंटेशन का अर्थ है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पर क्या हो, सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या है? सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊँ, दो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म, अब आप यहाँ देख रहे हो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, अब ये खंड है, बॉडी पर खंड बने हुए बाहर की तरफ से, लेकिन बॉडी इंटरनली पूरी एक ही कैविटी है उसके अंदर, है ना। बहुत, अगर कोई भी चीज़ यहाँ से आई वो यहाँ पूरा निकल जा सकती है। और कुछ ऐसे हैं जिनमें आप देख रहे हो खंड बाहर भी हैं, तो खंड बॉडी अंदर से भी खंड में सेगमेंट में बटी हुई है। समझ आ रही बात? तो जब कभी जो सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है उसमें क्या है, एग्जाम्पल है टेप वर्म्स, एग्जाम्पल है इसके टेप वर्म। और जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है उसका एग्जांपल आप देख रहे हो एनालिडा, आर्थ्रोपोड और कॉर्डेट्स। तो क्या फ़र्क आ रहा है? इन these एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड into segments with a serial repetition of at least some organs. For example, earthworm body shows this pattern called metameric segmentation and this phenomena is known as a metamerism, है ना। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन में क्या हुआ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन में बॉडी बाहर से भी खंडों में डिवाइडेड है और अंदर से भी वो खंडों में डिवाइडेड है। लेकिन सूडो, यानी सूडो मतलब तो झूठा, मेटामेरिक कह लो या सुपरफिशियल सेगमेंटेशन कह लो, या इसको हिंदी में कहते हैं सतही। ठीक है, सुपरफिशियल मतलब तो सतही, बाहर से तो खंड बने हुए हैं लेकिन अंदर से बॉडी एक ही है। और यहाँ पर क्या है कि बॉडी जो है तो बाहर से भी सेगमेंटेशन में डिवाइड है और अंदर से भी सेगमेंट बने हुए हैं अलग अलग। इतनी बात क्लियर होगी? चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो सूडो मेटामेरिक वो सिर्फ टेपवर्म में देखने को मिलती है और जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो आपको एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट में देखने को मिलती है। मतलब ऐसे जो ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन की एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पर आपको बॉडी एक्सटर्नली यानी बाहर से और इंटरनली यानी अंदर दोनों साइड से सेगमेंट में डिवाइड हो और रिपीटेशन हो उनमें बार बार, है ना। और ऐसे एग्जांपल है अर्थवर्म, कैचो आपने देखा होगा, बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड द मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो इस तरीके की जो खंडी भवन आपको देखने को मिलेगा उसे हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाएगा, मेटामेरिज्म। बात क्लियर होगी? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा 8वां पॉइंट आ गया नोटोकॉर्ड का। नोटोकॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डिवाइड करने में हेल्प करती है। इट इज़ अ मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन द सम। वो कहता है कुछ जीवों के अंदर
जो ये नोटोकॉर्ड है वो कब बनती है? उनके भ्रूणीय विकास के समय, जब उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है, तब उनके अंदर बनना शुरू होती है। वो भी किस साइड? डॉर्सल साइड। अब आपको डॉर्सल और वेंट्रल साइड पता होनी चाहिए, पृष्ठ और अधर। हमारे बॉडी में डॉर्सल और वेंट्रल साइड, जो हमारा सामने वाला फ्रंट बॉडी का फ्रंट फेस है, वो फ्रंट फेस क्या कहलाता है? आपको बॉडी का फ्रंट फेस क्या कहलाता है? हमेशा क्या होता है? वो वेंट्रल साइड। और आपकी जो पीठ होती है बैक साइड, वो कहलाती है डॉर्सल साइड। तो वो कहता है जो नोटोकॉर्ड है, जो वो रॉड है जो बॉडी को सपोर्ट कर रही है, वो कहाँ बनती है? डॉर्सल साइड बनना शुरू हो जाती है। कब? एम्ब्रियोनिक यानी भ्रूणीय अवस्था के अंदर, जीवों के अंदर, राइट। और इट इज़ अ मीजोडर्मली डिराइव्ड। और ये किससे, किसके थ्रू इसका जो उद्विकास है, इसका जो ओरिजिनेशन है, वो किससे हुआ? मीजोडर्म सेल से। तो ये मीजोडर्म सेल से बनना शुरू होती है। आपको पता, हमारी बॉडी, हमारा जब जाइगोट से जब हमारा बनना शुरू होता है, तो जाइगोट में सबसे पहले 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। वो कब बनती है? गैस्ट्रोला स्टेज के बाद। पहली होती है एक्टोडर्म, दूसरी होती है एंडोडर्म, और तीसरी होती है मीजोडर्म। उन तीनों से ही पूरी बॉडी की फॉर्मेशन, वो लेयर तीनों ही मिलकर पूरी बॉडी की फॉर्मेशन करना शुरू करती हैं। तो जो नोटोकॉर्ड है वो किससे बनी हुई है? मीजोडर्म से। तो कहता है जो नॉन कॉर्डेट्स है, जितने भी अकशेरुकी हैं, एनिमल विदाउट नोटोकॉर्ड, जैसे पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटर तक। तो कहता है नॉन कॉर्डेट्स में तो जो प्रेजेंट ही नहीं है, तो एनिमल जिनमें नहीं होते वो नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं। इसी वजह से मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड ना मिले, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट्स। वो कहाँ से कहाँ तक है? पॉरीफेरा फाइलम से लेके हेमिकॉर्डेटा तक। और कॉर्डेट्स जो है वो क्या है? एनिमल विद नोटोकॉर्ड, जिसके अंदर आपको नोटोकॉर्ड मिले, ऐसे एनिमल क्या कहलाएंगे? कॉर्डेट्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक जो हमारा डेवलपमेंट पॉइंट है 9th, जो ये भी हमारी हेल्प करता है क्लासिफिकेशन में, वर्गीकरण करने का आधार है हमारा। ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोपोर एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो कहता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर भी, भ्रूणीय परिवर्धन इसे हिंदी में कहते हैं, भ्रूणीय परिवर्धन के आधार पर भी आप एनिमल को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक है प्रोटोस्टोमीट स्टोमेट्स, और दूसरा ड्यूटेरोस्टोमेट्स, राइट। तो प्रोटोस्टोमेट्स और दूसरा है ड्यूटेरोस्टोमेट्स। कैसे, क्या अर्थ होता है इन दोनों का और क्या मतलब होता है? तो कहता है पहली बात, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या भ्रूणी परिवर्तन चल रहा होता है, वहाँ पर हम भविष्य में ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा, भविष्य में ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा, इस आधार पर भी हम जीवों को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। बात बात समझ आ रही है? तो अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये हमारे पास गैस्ट्रोला, ये हमारा ब्लास्टोपोर है। ये क्या है? ये जो आप छिद्र देख रहे हो, अपर्चर देख रहे हो, ये ब्लास्टोपोर है। बाकी ये सेल लगी हुई हैं, ठीक है। तो भविष्य में इससे क्या बनेगा, इस पॉइंट से ये हमारा डिसाइड करता है, राइट। जैसे अगर मैं और अच्छा आपको बना के दिखाऊं इस तरीके से, ये, तो ये आपका है, अगर ये हमारा है ब्लास्टोपोर, क्या है ये ब्लास्टोपोर। अगर ब्लास्टोपोर से भविष्य में जाके, ये ब्लास्टोपोर है, ये कटिंग काटी हुई है, ठीक है। अगर ब्लास्टोपोर से भविष्य में जाके, या मैं यहाँ लिखा हुआ है, वो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ फेट, फेट को बोलता है भविष्य। अगर भविष्य में ब्लास्टोपोर से एनिमल के अंदर क्या बने, अगर माउथ बन रहा है, ब्लास्टोपोर से माउथ बने, और ऐसे कहाँ देखने को मिलता है? प्लेटिलमंथी से लेकर मोलस्का के अंदर, कि आपको इस ब्लास्टोपोर से भविष्य में जाके माउथ बने, तो वो के सारे ऐसे एनिमल जिनमें ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, उसे कहते हैं प्रोटोस्टोमेट्स। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे? प्रोटो। और डिटोरोस्टोमेट्स किनको कहते हैं? ऐसे एनिमल जिनमें ब्लास्टोपोर से क्या बने? एनएस बने। कल को जाके इस ब्लास्टोपोर से क्या बने? एनएस बने, तो उसे हम क्या बोलते हैं? और ऐसे कौन से फाइलम है? एकाइनोडर्मिस, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट्स। इन सब के अंदर क्या होता है? ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? एनएस, भविष्य में जाके। इतनी बात क्लियर होगी? तो इससे भी, इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से भी हम क्लासिफिकेशन में हमें हेल्प हो जाती है, राइट। अब लास्ट हमारा पॉइंट आ गया, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लार्वल स्टेजेस। इससे भी हम कर सकते हैं, इफ़ द लार्वा प्रेजेंट, तो हम इस तरीके के जो हमारा डेवलपमेंट होगा, परिवर्तन होगा, उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। मतलब कि किसी भी जीव की जीवन काल में, उसकी लाइफ साइकिल में अगर लार्वा प्रेजेंट हुआ, तो आप उसे क्या कहोगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर लार्वा नहीं है, तो वो कहता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे हम अपनी बात करें, ह्यूमन केस के अंदर लार्वा नहीं बनता। जब जाइगोट से लेके हम अडल्ट तक बनते हैं, तो हमारी लाइफ में कभी भी लार्वल स्टेज नहीं आती। तो हमारा डेवलपमेंट कैसा है? डायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट मतलब परिवर्तन। और अगर है लार्वा प्रेजेंट है, जैसे आप मेंढक का देखते हो लाइफ साइकिल, तो मेंढक के अंदर, फ्रॉक के अंदर
लार्वल स्टेज आती है टैडपोल स्टेज, तो लार्वा बन रहा है तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है और हमारी डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इतनी क्लियर होगी बात। तो ये हमने 10 पॉइंट किया, किसके अंदर किया हमने 10 पॉइंट, जो हमने ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा। पहला हमारा आया संगठन की कोटि, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पॉइंट हमारा आ गया बॉडी प्लान। तीसरा पॉइंट आ गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। चौथा पॉइंट आ गया आपका सिमिट्री। पांचवा पॉइंट आ गया जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर के बाद छठा पॉइंट हमारा आ गया बॉडी कैविटी या सिलोम। और सातवां पॉइंट आया सेगमेंटेशन। आठवां पॉइंट आया नोटोकॉर्ड। नौवां पॉइंट आ गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और 10वां पॉइंट आ गया प्रेजेंस और एब्सेंस, होना या ना होना, है ना। प्रेजेंस मतलब उपस्थिति और अनुपस्थिति किसकी, लार्वल स्टेज की। अगर आपकी जो लार्वा जो स्टेज है अगर वो प्रेजेंट है तो वो आप उससे क्या बोलोगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और नहीं है प्रेजेंट उसकी लाइफ साइकिल में, उसके जीवन काल में, जीवन चक्र के अंदर, तो उसे डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलोगे। ठीक, तो ये हमारी बात होगी बेसिस की। अब जो आपने ऊपर पढ़ा उसके आधार पर हमने क्लासिफिकेशन तैयार कर ली। जो आपने ये आधार पढ़े क्लासिफिकेशन के, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के आधार के ऊपर हमने अब एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन बना ली एनिमल्स की। कैसे, हमारे पास किंगडम, हमारा जो जंतु जगत है उसे हम कहते हैं एनिमेलिया, है ना। जैसे आपको पता है 5 किंगडम स्कीम हमने पढ़ी थी, 5 जगत परिक्रमा, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। उसके अंदर हमने पढ़ा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया। तो हम जोलॉजी के अंदर तो हम एनिमेलिया को पढ़ेंगे। तो एनिमेलिया को हमने जो ऊपर ये 10 आधार निकाले उसके बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन बना दी। तो हमारा जो एनिमेलिया है उसको हमने 2 सब किंगडम में डिवाइड किया। पहला आया पैराजोआ, दूसरा आया यूमेटोजोआ। सब किंगडम डिवाइड किए हमने 2, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। ये किस किस बात पर हमने डिवाइड किए, सेल के नंबर के आधार पर, कि वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। अगर एक कोशिकीय तो उसे हम बोलेंगे पैराजोआ, और बहुकोशिकीय जंतु हैं उसे हम बोलेंगे यूमेटोजोआ या एंटोरोजोआ, दोनों बोल सकते हो आप। अगर एक कोशिकीय तो उसे पैराजोआ, और पैराजोआ का उदाहरण है पॉरीफेरा फाइलम। और इसमें सारे के सारे सेलुलर लेवल आता है और एसिमेट्रिकल होते हैं, कोई सीमिति नहीं मिलती हमें, एसिमेट्रिकल होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं, इनमें सेल लेवल तक ही स्तर होता है। यूमेटाजोआ को आप टिश्यू और ऑर्गन के लेवल पर सिस्टम अगर बांट सकते हो। तो डिवीजन किया तो हमें रेडिएटा मिला एक ग्रुप और एक मिला बाइलेट्रिया। तो ये हमने सिमिट्री के आधार पर बांटा। किसके आधार पर, सिमिट्री। तो जिनमें रेडियल सिमिट्री मिल रही है तो वो रेडिएटा कहलाएंगे, और जिनमें बाइलेटरल सिमिट्री मिल रही है वो बाइलेट्रिया कहलाएंगे। जो रेडिएटा सिमिट्री वाले लोग हैं, जीव हैं, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब उसमें आपको सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही मिलेगी। तो एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट, हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है, और टीनोफोरा एग्जाम्पल है टीनोप्लाना। बाइलेट्रिया में ये ट्रिपल प्लास्टिक है, यानी कि आपको 3 जर्म लेयर मिल रहे हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसके अंदर आपको एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों देखने को मिलेंगी। फिर इसको हमने डिवाइड किया किस बेस पर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेस पर। एक हो गए प्रोटोस्टोमस, दूसरे हो गए डिटोरोस्टोमस। प्रोटोस्टोमस कौन हो गए, जिनके अंदर आपको क्या हो रहा है कि ब्लास्टोपोर से क्या बन रहा है, माउथ बन रहा है। और डिटोरोस्टोमस कौन हो गया, जिनमें ऐसे जीव जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से क्या बन रहा है, ड्यूटेरोस्टोमस कौन हुए, फिर से सोचो, ड्यूटेरोस्टोमस वो हुए जिनमें ब्लास्टोपोर से एनएस बन रहा है। तो फिर प्रोटोस्टोमस को आगे हमने फिर सिलोम के बेसिस पर डिवाइड किया, ए सिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा और यू सिलोमेटा। ए सिलोमेटा जिनमें मिले ना सिलोम, देग हुआ होती नहीं है, जिनमें झूठी देग हुआ हो, जिनमें यानी कि जिसमें मीजोडर्म के पाउचेस मिले, कंटिन्यूटी ना मिले, मीजोडर्म की दीवार पूरी ना मिले। और यू सिलोमेटा जिसमें ट्रू वाली सिलोम मिले। एग्जाम्पल है प्लेटिलमेंथीज यानी टेपवर्म, निमेटोहेलमिन्थीज जैसे निमेटोडा, एग्जाम्पल है राउंड वर्म, और इसमें फाइलम एलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। एलिडा का एग्जाम्पल है अर्थवर्म, इसका मोलस्का में साइजोसील मिलती है और इसको हीमोसील। साइजोसील और हीमोसील का क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मतलब ये आगे बाइफर्केशन है। और डिटोरोस्टोम में आगे हम इसको यू सिलोमेटा के अंदर बांटते हैं। एग्जाम्पल है एकोनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। तो ये होती है एंटीरोसिला। तो ये हमने डिवाइडेशन की, किसकी डिवाइडेशन की, एनिमल क्लासिफिकेशन बनाई ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने ऊपर आधार पढ़े, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो उसमें आप अब इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। और थैंक यू सो मच आज के लेक्चर के लिए। कोई भी आपको डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।